मेरे प्रिय छात्रों एवं मित्रों, यह रिवीजन सीरीज चल रही है। हम लोग वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या हल संभव हो सकता है वह काम अभी हम लोग कर रहे हैं। आदिकाल पर पूर्व में 8 वीडियो बनाए गए मौलिक रूप से, जिसमें विद्यापति के बारे में भी, अमीर खुसरो के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में, वीर गाथा काल संबंधी जो रचनाएं हैं उनके बारे में, आदिकाल की जो विशेषता है उसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। जिनको चाहे वो बीए के छात्र हों, एमए के छात्र हों, नेट की तैयारी कर रहे हों, तो वो 8 वीडियो देखकर आदिकाल से संबंधित जो धारणा है, जो उसकी विशेषता है, उससे वो लाभ उठा सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। यह जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज पर बेहतर ढंग से वो काम कर सकेंगे जो 8 वीडियो को ठीक से वो देख लेंगे। विद्यापति पर पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बन चुका है, उसमें विस्तार से हम लोगों ने अपनी बात कह दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो सत्य हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विद्यापति ने कुल 16 रचनाएं लिखी हैं, 16 संग्रह हैं इनके लिखे हुए, 13 संस्कृत में, 2 अभट्ट में और 1 मैथिली में। जो प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये अभट्ट में है, अपभ्रंश में है, पदावली मैथिली में है। इसके अलावा जो नाम हैं कुछ प्रमुख नीचे लिखे हुए, भू परिक्रमा, शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, ये सब संस्कृत के ग्रंथ हैं। इनसे हिंदी साहित्य का संबंध बहुत कम है। तो एक तरह से आप कहें कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये अभट्ट से इसका संबंध है, इसको याद रखने की जरूरत है। और पदावली, विद्यापति पदावली जो है वो मैथिली में, इसे याद रखने की आवश्यकता है। विद्यापति को कई नाम दिए गए, कई पदवी दिए गए। उनके काव्य को देखकर लोगों ने अलग अलग ढंग से विद्यापति को परिभाषित करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। जैसे किसी ने कहा कि ये मैथिल कोकिल है, यानी मिथिला की भाषा जो मैथिली है उसके कोकिल हैं विद्यापति। कवि शेखर है, अभिनव जयदेव है। जयदेव एक महान कवि हो गए हैं और उसके तर्ज पर ही इनको अभिनव जयदेव की पदवी दी गई। कवि रंजन है, कवि कंठहार है। तो ये नाम उनको दिए गए हैं और इसको याद रखने की ज़रूरत है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जिससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो उसका उत्तर देने में सुविधा होगी। विद्यापति मुख्य रूप से दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण की आराधना की है और इसी वजह से किसी आलोचक ने इनको भक्त कवि कहा है, क्योंकि दुर्गा के बारे में, गंगा के बारे में, जानकी के बारे में, शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में तो खास तौर से इन्होंने प्रार्थना की है, लिखी है कविताएं, तो इनको किसी ने कोई भक्त कवि कहता है। श्रृंगार संबंधी भी चीजें हैं, तो किसी का कहना है कि श्रृंगारिक कवि है। एक तीसरी तरह के आलोचक भी हैं जो कहते हैं कि ये रहस्यवादी कवि है। तो आप देख लें कि कौन मानते हैं श्रृंगारिक कवि, कौन मानते हैं भक्त कवि, कौन मानते हैं रहस्यवादी कवि। तो श्रृंगारिक कवि मानने वाले जो आलोचक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो हरप्रसाद शास्त्री श्रृंगारिक कवि मानते हैं विद्यापति को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये जो लोग हैं ये मानते हैं कि श्रृंगारिक कवि हैं विद्यापति। जो लोग भक्त कवि मानते हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भक्त कवि मानते हैं।
एक आलोचकों का समूह ऐसा भी है जो इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये लोग रहस्यवादी कवि मानते हैं। दरअसल खाने में बांट करके देखने की आदत पूर्व से रही है, विद्यापति के संदर्भ में भी है। विद्यापति के अध्ययन के लिए सर्वांगीण अध्ययन ही ज्यादा बेहतर है। खंड दृष्टि से अगर देखेंगे तो अलग अलग ढंग से लोगों ने परिभाषित की है। किसी ने श्रृंगारिक माना, किसी ने भक्त माना, किसी ने रहस्यवादी कवि माना। वजह यही है कि आप संपूर्ण रूप से विद्यापति की विश्लेषण नहीं करके एक एक प्रवृत्ति के आधार पर अलग अलग ढंग से पदवी देने की कोशिश की है। मिथिला के इलाके के हैं और आश्चर्य ये है कि वहां न ये वैष्णव कवि माने जाते हैं न भक्त कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं और इन्होंने इनके श्रृंगार संबंधी जो पद हैं उसमें कहा है कि ये पद जो है वो नागिन की लहर की तरह है। जैसे नागिन लहराती है ठीक उसी तरह से इनका जो श्रृंगार है और श्रृंगार की जो भावना है वो लहराती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि अगर कोई है तो विद्यापति है। बंगाल का जो इलाका है विद्यापति पर बंगला भाषा के जो आलोचक हैं वो भी मानते हैं अपने कवि। मिथिला के लोग जो हैं वो मानते हैं, मैथिल भाषा भाषी लोग मानते हैं कि हमारे कवि हैं। हिंदी के जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि हमारे कवि हैं। तो बंगाल में इनको वैष्णव भक्त कवि माना जाता है और सच पूछिए तो कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि अगर कोई हैं तो विद्यापति है। आदिकाल के जो दूसरे कवि हैं, लेखक हैं, वे है नरपति नाल। इनकी रचना है विशलदेव रासो और ये जो रासो है इसमें रसायन शब्द बार बार आया है, उसका उल्लेख बहुत बार कई बार हुआ है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर रसायन से रासों की उत्पत्ति मानी है। जो उनका इतिहास है उस इतिहास में इसका विवेचन है। विशलदेव रासो में जो कथा है वो शाकंभरी नरेश विशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की एक कथा है और मुख्यतः यह श्रृंगारिक काव्य है। इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। 12 मासा बाद में रीतिकाल में बहुत प्रमुखता के साथ उसका वर्णन होता है। तो जो आदिकाल में ये विशलदेव रासो है उसमें आप देखेंगे कि 12 मासा का उल्लेख हुआ है। तीसरे जो कवि हैं वो चंद्रवरदायी है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रवरदायी, उनके साथ रहते थे, उनके दरबार में भी रहते थे, साथी भी थे, दोस्त भी थे। और इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य ही माना जाता है। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तो आप इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है, तो जिक्र आएगा, उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के जब प्रारंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण है, वस्तु निर्देश है, सज्जन प्रशंसा है, दुर्जन निंदा है तथा ग्रंथ के महत्व का निरूपण है। जैसा महाकाव्यों में होता है उस तरह की एक परंपरा यहाँ है। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, कुछ लोग मानते हैं कि अप्रमाणिक है। 2 धड़े हैं, 2 तरह की चिंतन धाराएं हैं, 2 तरह की व्याख्या है। तो एक जो धड़ा है अप्रमाणिकता वाला धड़ा लेखकों का, जिसमें गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा, श्यामल दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये रचना अप्रमाणिक है। जो प्रमाणिक मानते हैं उसमें मिश्र बंधु हैं। आप जानते हैं 3 भाई थे, मिश्र बंधु विनोद इनकी किताब है। तो मिश्र बंधु हैं कर्नल टाड हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ये लोग मानते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है। पिंगल शैली में लिखा गया है ये
पृथ्वीराज रासो, और इसमें पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रस इसमें मिलता है, लेकिन वीर रस की प्रमुखता है। सर्ग और अध्याय को यहाँ समय कहा गया है, समय नाम दिया गया है। सर्गों में जो बांटते हैं या अध्यायों में बांटते हैं, तो यहाँ पर समय में बांटा गया है। 69 समय है, यानी 69 अध्याय, 69 सर्ग है। 68 प्रकार के वार्णिक और मात्रिक छंद हैं पृथ्वीराज रासो में। इनकी जो कविता है वो कविता इस तरह से आप देखेंगे कि 68 प्रकार के छंद हैं। छप्य की प्रमुखता है, और इसलिए शिव सिंह सेंगर ने कहा है कि चंद्रवरदाई छप्यों का राजा है। माने इतना बेमिसाल जो इनका हुनर है और इनकी जो प्रतिभा है वो है छप्य की रचना में। पहली बार फर्रुखाबाद के जो जिलाधिकारी थे चार्ल्स इलियट, इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया 1865 ईस्वी में। ये बहुत बाद का समय है, आप देख रहे हैं। भाषा के बारे में भी राय अलग अलग है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो ग्राउच जो अंग्रेज विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ब्रज भाषा है इसकी भाषा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और मीनाराम रंगा कहते हैं कि अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी है। गारशा दत्ताशी कहते हैं कि कन्नौजी है। डॉक्टर टेसी टेरी कहते हैं कि पश्चिमी हिंदी है। तो आप देखिए भाषा का जो है, भाषा की जो पहचान है वह होनी चाहिए एक, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, चूँकि ये पुरानी रचना है और कई भाषाओं में उपलब्ध होती होगी और उसकी जो पहचान होती होगी अलग अलग ढंग से, तो भाषा संबंधी विवाद भी यहाँ मौजूद है और अलग अलग ढंग से लोगों ने ये किया है। तो याद रखने की जरूरत है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ग्राउज ने पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसके बारे में क्या कहा है, उसकी राय क्या है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। जगनिक कवि है ये, परमाल रासो उनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक में जगनिक कालिंजर और महोबा के शासक परमाल के वो दरबारी कवि थे। परिमार्दी देव भी इनको कहा जाता है। हाँ, महोबा के शासक को लोक काव्य आल्हा को फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी इलियट ने आल्हा कांड के नाम से छपवाया। सर वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना, महोबा खंड। एक तरह से कहें कि बाद में श्याम सुंदर दास जो हुए 1919 ईस्वी में यही आल्हा खंड को संपादित करके परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो खंड था और जिसका प्रकाशन फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी ने किया था, वही परमाल रासो के नाम से हम लोग जानते हैं। दलपति विजय हैं एक कवि। कुमान रासो की रचना है। कुमान रासो का जो कथ्य है वह बहुत बाद का है। 1952 से 70 के बीच जो राजा जयसिंह हुए, महाराणा जयसिंह हुए, उसका जो राज्य काल हुआ उसका वर्णन है। तो जाहिर है कि आदि काल की जो सीमा है उस सीमा से बाद के काल में पढ़ते हैं, तो इसकी रचना निश्चित तौर से बाद की होगी। ये प्राचीन रचना नहीं है और इसको वीर गाथा काल में या आदि काल में नहीं मानना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि इसकी गणना आदि काल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक परंपरा बन गई है और हम लोग दलपति विजय की जो रचना है कुमान रासो, उसको आदि काल में गिनते रहे हैं। नल सिंह भट्ट हैं, इनकी रचना विजय पाल रासो है। 1298 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है।
करौली के राजा विजयपाल और खलीफा अल-मामून के युद्ध का वर्णन है। इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि अप्रमाणिक ग्रंथ है ये, घटनाओं का जो वर्णन है वो अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। बावजूद इसके कि ये बात याद रखने की है कि विजयपाल राजो कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ये सब याद रखने की जरूरत है। भाट कवि थे दो, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश और मधुकर भट्ट जय मयंक जस चंद्रिका। कहा जाता है कि ये पुस्तक लिखी गई थी और कथ्य मिलता जुलता था, लेकिन ये पुस्तक मिलती नहीं है। दोनों पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। अमीर खुसरो लौकिक कवि हैं, मुख्य रूप से पहेलियां, मुखरी, दो सुपने, और हम लोगों ने विस्तार से एक वीडियो किया है। आप सबको देखना चाहिए वो वीडियो, और वीडियो आप देखेंगे तो फिर इसके बारे में विस्तार से आपको ज्ञान होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। और पूरा नाम इनका था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दिया था तोता ए हिंद की पदवी। कई सम्राट के साथ, राजाओं के साथ वो रहे अमीर खुसरो, लेकिन राजकाज में इन्होंने दखल नहीं दी, अपनी रचना का जो काम था वही किया। कहा जाता है कि खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं। कई रागों का इन्होंने जन्म दिया है, यहाँ तक कि तौला का भी याद करने वाले जो है वो अमीर खुसरो ही हैं। नूह सिफर नामक ग्रंथ में विभिन्न बोलियों का इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा अगर देखें याद रखने के लिए कि ज्योतिश्वर ठाकुर की पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, लोक भाषा काव्य की पुस्तक है ढोला मारूरा दोहा, मौलाना दाऊद की पुस्तक है चंद्रायन, मुनि जिन विजय की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, देवसेन की रचना है श्रवकाचार्य, चंदन वाला रास रचना है आशु कवि की रचना है, और जिन धर्म सूरी की रचना है अस्तूली भद्रदास। वैसे ये जैनियों की रचनाएं हैं। जैनियों ने अपनी साधनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ये पुस्तक लिखी है, और जैन साहित्य पर हम लोगों ने एक वीडियो भी किया है, बहुत विस्तार से वीडियो किया है। तो उम्मीद है हम सबों को कि आप रस ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है वीडियो और फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इस पर आप सब टिप्पणी करें, बताएं। और नेट की परीक्षा में, जीआरएफ की परीक्षा में बेहतर करें। समय कठिन दौर है, बावजूद इसके कि आप सारे लोग काम करते रहें, अध्ययन अध्यापन में लगे रहें। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।